हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मिस्टर मैथमेटिक्स में। अपन कर रहे थे ब्लैक बुक का सॉल्यूशन और ब्लैक बुक के सॉल्यूशन में अपन चैप्टर फंक्शन कर रहे थे। चैप्टर फंक्शन में अपन क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 41 बोला गया है डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज 0 से 1 बोथ ओपन। क्या बोला गया है? हमारे पास एक y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका डोमेन जो है वो 0 से 1 बोथ ओपन है, मतलब 0 से 1 बोथ ओपन। ये अपने पास इसका डोमेन हो गया। देयरफॉर फाइंड द डोमेन ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ e की पावर x प्लस एफ ऑफ ln ऑफ मॉड x। इसका डोमेन अपन को निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या आपको सवाल समझ में आया? भाई हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स का जो डोमेन है वो 0 से 1 बोथ ओपन है। तो y इक्वल टू एफ ई की पावर x प्लस एफ ln ऑफ मॉड x, इसका डोमेन हमें निकालना है। देखो हम कंसेप्ट सोचें कि इसमें क्या लगेगा। तो भाई देखो, अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो x, इसका मतलब ये था ना, इसका डोमेन 0 से 1 है, मतलब इसमें जो x है वो 0 से 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब तो ये है, इसमें जो इनपुट हो रहा है x हो रहा है इनपुट, और जो इनपुट हो रहा है उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे आए, बोला गया भाई इस फंक्शन का डोमेन निकालो। तो हमने देखा यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, दोनों को ऐड करके रखा हुआ है। अगर मुझे डोमेन निकालना है तो मैं इसका डोमेन निकालूंगा और इसका डोमेन निकालूंगा, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, तो इस ओवरऑल फंक्शन का डोमेन हमें मिल जाएगा। अब इसका डोमेन अपन कैसे निकालें? तो हमने यहाँ से देखा कि वही एफ एक्स का डोमेन 0 से 1 है, मतलब एफ एक्स में इनपुट क्या हो रहा है x, तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 से 1। मतलब फंक्शन f में जो वैल्यूज इनपुट हो रही है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, बोथ ओपन। तो यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है? e की पावर x, तो e की पावर x की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। यहाँ पे इनपुट क्या हो रहा है? ln ऑफ मॉड x, ln ऑफ मॉड x की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में रहनी चाहिए। तो हमारे पास जो है ये दो इनइक्वालिटी बन गई है, एक इनइक्वालिटी नंबर 1 और एक इनइक्वालिटी नंबर 2। हम इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे और जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो फाइनल डोमेन हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसके बारे में देखें। बोला गया है e की पावर x की वैल्यू 0 से लेके 1। तो या तो अपन ऐसा करें, तीनों तरफ लॉग ले लें या ग्राफ से देख लें। अगर मैं ग्राफ से देखना चाहता हूँ, पहले ग्राफ से देखते हैं। तो e की पावर x का ग्राफ तो कुछ हमारे पास ऐसा होता है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू जो है y इक्वल टू 1 आती है। अब e की पावर x की वैल्यू 0 तो कभी नहीं होती, 0 प्लस होती है। कब होती है? माइनस इन्फिनिटी पे। तो e की पावर x की वैल्यू 0 कब होगी? जब x की वैल्यू होगी माइनस इन्फिनिटी, और 1 कब होगी? जब x की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 बोथ ओपन। ये हमारे पास आ गया इस इनइक्वालिटी नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब इनइक्वालिटी नंबर 2 को भी अगर मैं ग्राफ से देखना चाहूँ, तो भाई ln x का जो ग्राफ होता है, ln x का, ln x के ग्राफ तो कुछ ऐसा होगा, ये ln मॉड x लगा है। तो जो ग्राफ पॉजिटिव x एक्सेस पे होगा, सेम वही ग्राफ नेगेटिव x एक्सेस पे होगा, ऐसे होगा। सही बात है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 1। भाई ln मॉड x मतलब y की वैल्यू ना, तो y की वैल्यू 1 यहाँ पे होगी, और 1 कब होगी देंगे जरा अपन। तो इसकी वैल्यू 1 जब होगी, जब हमारे पास ln ऑफ मॉड x की वैल्यू अगर 1 हो रही है, तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी? e। तो x की वैल्यू प्लस माइनस ई, तो यहाँ पे e और यहाँ पे माइनस ई। तो अगर मैं देख रहा हूँ इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 है, तो 0 कहाँ पे हो रही है? इसकी वैल्यू 0 हो रही है 1 पे, और यहाँ पे सेम माइनस 1 पे। तो 0 से लेके 1 जो है वो ये वाला ग्राफ है 0, जिसमें y की वैल्यू 0 से लेके 1 है, ये वाला ग्राफ। और इस वाले ग्राफ में अगर मैं x की वैल्यू देखूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से लेके e है, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस ई से माइनस 1 है। तो x बिलोंग्स टू हो गया माइनस ई से लेके माइनस 1, यूनियन हो गया 1 से लेके e। ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 2 हो गई। तो पहले अपन यहाँ तक नोट करें और समझें, है ना। तो ये हमारे पास जो है ये कुछ ऐसा हो गया कि यहाँ पे x की वैल्यू इनइक्वालिटी नंबर 1 में आ गई माइनस इन्फिनिटी से 0, और यहाँ पे x की वैल्यू माइनस ई से माइनस 1, यूनियन 1 से लेके e। अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको अलग कर रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास ये दो इनइक्वालिटी हैं, इन दोनों इनइक्वालिटी का जो कॉमन पार्ट है, जो इंटरसेक्शन है, वो अपना आंसर है। तो इनइक्वालिटी को इंटरसेक्शन लेने का तरीका होता है, दोनों इनइक्वालिटी को सेम नंबर लाइन पे बनाइए। तो यहाँ से तो 0 आएगा,
यहाँ से माइनस ई माइनस वन, वन और ई, तो सबसे छोटा होगा माइनस ई, फिर हो जाएगा वन, और फिर हो जाएगा ज़ीरो, फिर हो जाएगा वन, फिर हो जाएगा ई। पहला वाला तो कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो, दूसरा वाला कह रहा है माइनस ई से माइनस वन और ई से वन से लेके ई। तो देखो कॉमन पार्ट साफ साफ दिख रहा है, यही होगा। तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस ई से लेके माइनस वन, नॉट वन, माइनस ई से लेके माइनस वन, ये कॉमन पार्ट होगी। मतलब अगर मैं 41 के आंसर के बारे में बात करूं तो हमारे पास जो फाइनल डोमेन होगा वो माइनस ई से लेके माइनस वन होगा। माइनस ई से लेके माइनस वन मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, यहाँ तक नोट कर लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आपने अभी ग्राफ से किया, आप इसको बिना ग्राफ का भी कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ में समस्या है तो, लेकिन तो भी ग्राफ का बेसिक नॉलेज तो आपको करनी पड़ेगा। तो अगर मैं बिना ग्राफ से करता हूँ तो जैसे मान लीजिए ई की पावर एक्स की वैल्यू अपन ने कहा था 0 से लेके 1। अब ई की पावर एक्स तो एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो मैं दोनों तरफ जो है अगर लॉग लगा दूँ लॉग बेस ई में, वो भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये हो जाएगा ln 0, ये हो जाएगा ln ई का पावर x और ये हो जाएगा ln 1। अब देखो 0 तो इसका डोमेन में ही नहीं है, बेसिकली डोमेन में 0 प्लस है, और ln 0 प्लस का जो वैल्यू होता है, ln 0 प्लस वैल्यू देखो ln 0 प्लस वैल्यू नीचे जाती है, मतलब वैल्यू होती है माइनस इन्फिनिटी, और ln 1 पे वैल्यू 0 होती है, और ये हमारे पास x हो जाएगा। लॉग बेस ई एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, ये इनइक्वालिटी नंबर 1 आ गई थी। यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ कि अगर हमें डायरेक्ट ग्राफ नहीं बनाना है तो, लेकिन देखो ग्राफ का बेसिक नॉलेज तो यहाँ भी लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है अगर मैं इसको सॉल्व करता और मैं ये कहता भैया ln x की जो ln ऑफ मॉड x जो है इसकी वैल्यू जो है वो माइनस 0 से लेके क्या होनी चाहिए 1। तो बेसिकली लॉग ऑफ मॉड x की वैल्यू e और इसकी वैल्यू 0 से लेके 1, तो e यहाँ जाएगा। तो e हमारे पास e का, भाई तीनों तरफ मैं e का पावर ले लूँ तो ये e का पावर 0, e का पावर ln ऑफ मॉड x और ये e का पावर 1। तो e का पावर x एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू होगी 1 से लेके e, और मॉड x अगर 1 से लेके e है तो इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस e से लेके माइनस 1, यूनियन हो जाएगा 1 से लेके e। इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन कर लें। अच्छा, ये सॉल्व करते नहीं बनता हो तो इसको भी देख लो भाई। ये हमारे पास ऐसा लिखा है, ये इनइक्वालिटी लिखी है मॉड x की वैल्यू 1 से लेके e। बोले भाई इसको कैसे सॉल्व कर दिया आपने, ये माइनस ई से लेके माइनस 1 यूनियन 1 से लेके e लिख दिया। तो इसको सॉल्व करने का तरीका, ये दो इनइक्वालिटी हो गई, एक मॉड x ग्रेटर देन 1 हो गया, एक मॉड x लेस देन e हो गया, और बीच में होगा एंड। अब मॉड x ग्रेटर देन 1 अपन को सॉल्व करते बनते ही स्क्वायरिंग कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1, यूनियन आ गया 1 से इन्फिनिटी। और ये जो है यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर इज लेस देन ई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज लेस देन 0, तो ये हो गया एक्स माइनस ई इंटू एक्स प्लस ई इज लेस देन 0। तो एक्स की वैल्यू हो गई माइनस ई से प्लस ई बोथ ओपन। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो नंबर लाइन पे। जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे नंबर लाइन पे तो ये हो जाएगा माइनस ई, फिर हो जाएगा माइनस 1, फिर हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा ई। पहला वाला कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और दूसरा वाला कह रहा है माइनस ई से प्लस ई। तो कॉमन पार्ट हमारे पास ये दोनों आ जाएंगे, मतलब माइनस ई से माइनस 1 यूनियन 1 से लेके ई, तो ये हो जाएगा। हालांकि ये चीज़ अपन को डायरेक्ट पता होनी चाहिए, अपन बहुत बड़े हो गए हैं कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू 1 से लेके ई दी है तो अपन एक्स की वैल्यू एक तो 1 से लेके ई आ जाएगी और एक माइनस ई से माइनस 1 आ जाएगी। चलिए, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 हो गया। इसको मैंने दोनों मेथड से करवाने की कोशिश करी है आपको, ग्राफ से भी और बिना ग्राफ से भी। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 41 अपना हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है एक सेट है ए, इसका एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक फंक्शन डिफाइन है सेट ए से ए सच दैट एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2, एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 4 इक्वल टू 1। और एक फंक्शन डिफाइन है जी ए से ए और दिया है जी ऑफ 1 इक्वल टू 3, अगर एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो देखें अपन जरा 42। अच्छा, इस बार से मैंने ये किया है कि आपको जो है ना, जब मैं ये स्क्रीन पे यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिखेगा स्टार्टिंग में जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, तो इसलिए आप उसका स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को पहले पढ़ सकते हैं और खुद अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिएगा, उसको अटैम्प्ट कर लीजिएगा, फिर सॉल्यूशन पे आइएगा। तो हमें देखें कि हमारे पास एक सेट है ए से लेके बी,
है ना, ये हमारे पास है सेट ए, और सेट ए से लेके ए, सेट ए से लेके ए में ही हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ। सही बात है। तो कुछ इस तरीके से ये गिवन है। तो यहाँ पे फंक्शन पे 1 पे जो वैल्यू है 1 2 3 4, और यहाँ भी हमारे पास है 1 2 3 4। एफ ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो है 2, और एफ ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो है 3, और एफ ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो है 4, और एफ ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो है 1। ये अपन ने लिख लिया सस्ते में इसको, है ना। तो ये अपन को समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये इसके बाद हमारे पास बोला गया है कि जी भी एक फंक्शन है ए से ए में। जी हमारे पास एक फंक्शन है ए से ए में, ये ए है और ये ए है। ए से ए में एक फंक्शन हमारे पास डिफाइन है जी। तो यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 है, और यहाँ भी हमारे पास 1 2 3 4 है। और बोला गया है कि जी ऑफ 1 की वैल्यू जो है, जी ऑफ 1 की वैल्यू जो है वो कितनी है, जी ऑफ 1 की वैल्यू है 3, जी ऑफ 1 की वैल्यू है 3, ये गिवन है। और बोला गया है कि जो फॉग है और गॉफ है ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो आपको जी की वैल्यू निकालना है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। क्वेश्चन को वैसे बोर्ड पर लिखने की सस्ते में कोशिश करी है। एक सेट ए है 1 2 3 4, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4 है, एफ ऑफ 4 की वैल्यू 1 है, और जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है। इतनी वैल्यू गिवन है। और एक पॉइंट ये गिवन है कि एफ ऑफ जी इक्वल टू जी ऑफ एफ है, और फॉर ए टू ए ऑल एलिमेंट्स फॉर ए। तो आपको जी निकालना है, क्या होगा। चलिए अपन कोशिश करते हैं। तो देखो अपन तो ऐसा देखते हैं कि हमारे पास है एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। सही है। अपन एक एक वैल्यू रखते हैं, हो सकता है अपन को कुछ मिल जाए। तो सबसे पहले मैंने कहा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब यही होता है, और इसका मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स। मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट करी, तो ये आ गया एफ ऑफ जी 1, और ये आ गया जी ऑफ एफ 1। अच्छा, जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 गिवन है, तो ये एफ ऑफ 3 आ गई, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू गिवन है 4, तो ये तो 4 आ गया। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू गिवन है 2, तो ये जी ऑफ 2 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि जी ऑफ 2 की वैल्यू तो 4 है। तो नोट कर ले भाई यहाँ तक। यहाँ से अपने पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि जी ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू 4 है। जी ऑफ 2 की वैल्यू 4 अपन ने यहाँ बना दिया। समझ में आया। हमने यहाँ पे 1 पुट किया, तो एफ ऑफ जी ऑफ 1 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 1। अब जी ऑफ 1 की वैल्यू अपन ने यहाँ से देखी, जी ऑफ 1 है 3, तो ये आ गया 3। फिर मैंने एफ ऑफ 1 देखा, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ 2, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमने देखी, एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 4, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू आ गई 4। तो जी ऑफ 2 अपने पास 4 आ गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैंने x की वैल्यू पुट करी यहाँ पे 2। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 2 इक्वल टू आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2। अब जी ऑफ 2 की वैल्यू देखिए, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू तो मैंने 4 निकाली अब भी, तो मैंने जी ऑफ 2 की वैल्यू 4 पुट कर दी। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू देखिए, तो एफ ऑफ 4 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे आई है जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 3 है, तो जी ऑफ 3 जो है इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि जी ऑफ 3 की जो वैल्यू है ये आ गई 1। इसको एक बार और समझ लीजिए भाई। मैंने x की वैल्यू पुट करी 2, तो ये हो गया एफ ऑफ जी ऑफ 2, और जी ऑफ 2 की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं 4, तो मैंने जी ऑफ 2 रख दिया 4, तो ये बचा एफ ऑफ 4। और एफ ऑफ 4 की वैल्यू है 1, तो एफ ऑफ 4 आ गया 1। फिर मैंने यहाँ देखा, ये जी ऑफ एफ ऑफ 2 हो गया। एफ ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो जी ऑफ 3 हो गई। और जी ऑफ 3 की वैल्यू नहीं पता, तो जी ऑफ 3 इक्वल टू 1 आ गया। तो जी ऑफ 3 इक्वल टू 1 आ गया, ये हो गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं पुट करता हूँ वैल्यू 3। अगर मैं वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ 3 इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ 3। अच्छा, जी ऑफ 3 की वैल्यू अपन को पता चल गई। देखो जी ऑफ 3 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया एफ ऑफ 1। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी पता थी अपन को, एफ ऑफ 1 की वैल्यू है 2, तो ये हो गया 2। यहाँ पे आया एफ ऑफ 3, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू है 4, तो ये हो गया जी ऑफ 4। तो यहाँ से हमारे पास जी ऑफ 4 की जो वैल्यू है वो हो गई 2। तो जी ऑफ 4 की जो वैल्यू हमारे पास आई, जी ऑफ 4 की वैल्यू हो गई 2। अब एक बार और समझिए इसको भाई। हमने x की जगह रख दिया 3, तो एफ ऑफ जी ऑफ 3 हो गया। और जी ऑफ 3 की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी 1, तो ये एफ ऑफ 1 हो गया। और एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ से आ गई 2, तो ये 2 आ गया। अब यहाँ रखा तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 हो गया, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे है 4, तो जी ऑफ 4 हो गया, और जी ऑफ 4 की वैल्यू 2 आ गई। तो हमारे पास इस तरीके से, पहले यहाँ तक आप नोट कर लीजिए,
यहाँ तक करने के बाद हमारे पास gx आ गया। अब gx क्या आया ज़रा देखिए। तो अगर मैं gx देखता हूँ तो g हमारे पास जो है एक फंक्शन आ गया 1,3, 1,3, 2,4, 2,4, 3,1, 3,1 एंड 4,2, 4,2। ये हमारे पास जो है वो जी आ गया। तो अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 42, 1,3, 2,4, 3,1, 4,2, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है 42 का वो आंसर होगा। तो नोट कर लीजिए, दिस इज 42, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 42 तक अपना हो गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 43 जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत भयंकर विकराल बढ़िया क्वेश्चन है। पहले इसको अपन लिख देते हैं बोर्ड पे, हालांकि ये नीचे आ गया है। तो आप पहले नंबर इस 43 को पढ़ लीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए 43 को, उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद फिर आप डाउट देखिएगा, ठीक है। तो 43 पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ 43। पहले मैं क्वेश्चन पूरा यहाँ पे लिखता हूँ। तो हमसे बोला गया है कि हमारे पास जो y है, y एक फंक्शन है, इसकी वैल्यू है 1/3 और ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। बस यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ, प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, यह भी ख़त्म नहीं हुआ, और प्लस एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। ये जो है ये हमारे पास y है। दिख रहा है अपन को y क्या लिखा है बोर्ड पे? y की वैल्यू ये है हमारे पास। बोला गया है कि अगर ऐसा है तो एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन हमारे पास है y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर और इसकी वैल्यू है 2 cos x। अगर ऐसा है तो आपको बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो आपको निकालना है। देखो भैया क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन ये है कि y की वैल्यू है 1/3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x, फिर उसके अंदर है प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x। अच्छी बात है, 3 ही बार है, इनफाइनाइट टाइम्स नहीं है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम्स होता तो भी निपट लेते। और यहाँ पे है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y इक्वल टू 2 cos x। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं। अब भैया अपन को इसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। देखो देख के तो सर चकराता है ऐसे सवाल कि आखिर करें क्या। हमारे दिमाग में थॉट्स कैसे आए कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अपन ऐसा करें, जब भी कोई बड़ा सा मतलब अपने सामने राक्षस आ जाए ना, तो उसके बहुत छोटे से पार्ट को जो जिस पे आप वार कर सकते हैं उस पर वार करो। समझ रहे हैं बात को? आपके सामने एक बहुत बड़ा राक्षस खड़ा है, आप उसके हाथ में तलवारें हलवा रहे हैं और मतलब बहुत भयंकर बड़ा है, बिल्कुल आपके वो अपने पैर के नीचे दबा देगा। आप क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आप जो है अपनी तलवार निकाल के ऐसे तो खड़े हो सकते हैं उसके पैर में कांटा चुभाने के लिए। सही बात है भाई, मिनिमम तो चीज़ें अपन कर ही सकते हैं ना। तो ऐसी मिनिमम चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश करो। तो मिनिमम चीज़ें करने के लिए मैंने ये सोचा कि मैं अगर ऐसा करूँ कि ये जो सबसे अंदर वाला साइन एक्स है इसको तोड़ दूँ। भाई सबसे कमज़ोर कड़ी कौन है? सबसे कमज़ोर कड़ी ये वाला साइन एक्स है, ये टूट सकता है, ठीक है ना। जो सबसे कमज़ोर कड़ी है उसको अपन तोड़ने की कोशिश करें। तो साइन एक्स अगर अपन तोड़ें तो कैसे टूटेगा? तो हमने कहा भैया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। देखो यहाँ पे अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इस चीज़ को, है ना, फिर अपन वहाँ अप्लाई करेंगे। ग्रेटेस्ट साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 होती है, सबको पता है। तो अगर अपन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो या तो उसकी वैल्यू -1 होगी या 0 होगी या +1 होगी। अब -1 कब होगी? -1 जब होगी जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेके 0 हो, तब -1 होगी। और 0 कब होगी? 0 जब होगी जब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 हो बट 1 ना हो। और 1 कब होगी? 1 जब होगी जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी, तब होगी। सही बात है। देखो ये अपन ने रीडिफाइन कर लिया कि जब साइन एक्स -1 से 0 होगा तो ग्रेटर 0 पे ओपन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स -1 होगा। जब साइन एक्स 0 से 1 होगा, 1 पे ओपन है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स 0 होगा। और जब साइन एक्स 1 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू होगी 1। तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये कहानी है। अब अगर इतनी सी बात है तो आप ये बताइए कि अब हम इसकी दुकानदारी आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास जो है इसमें एक और साइन एक्स है, ठीक है। चलिए तो इतना होने के बाद अपन ऐसा करते हैं, अपन साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चलो एक एक केस ले लेते हैं ना, एक सिंगल केस ले लेते हैं। हमने कहा भैया केस नंबर 1, केस नंबर 1 जब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो तो -1 से लेके 0 है, अच्छी बात है। तो उस कंडीशन में हमारे पास जो साइन एक्स होगा
इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू तो -1 आएगी। बोले सही बात है भाई साहब। बोले फिर जो हमारे पास साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ठीक है, ये बात तो सत्य हो गई यहाँ तक। अब इसके बारे में बात करें तो हमने कहा भाई इसकी वैल्यू तो -1 है, तो इसकी वैल्यू -1 है, तो साइन एक्स -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में अपन को पता है कि x प्लस इंटीजर का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई होता है। तो ये -1 कुल मिला के जो है बाहर आ जाएगा। -1 बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा। तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2। तो हमारे पास इतनी सी चीज़ आ गई कि जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 है तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, साइन एक्स प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर का पूरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू -2 होगी। तो पहले इतना अपन नोट कर लें, नोट करो भैया यहाँ तक। अब देखो ये अपन ने नोट कर लिया है ना, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपन आगे बढ़े तो हमने कहा भैया अभी एक और बाकी है कहानी। अब हमारे पास एक चीज़ आ गई कि साइन एक्स प्लस साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी वैल्यू जो है वो है -2। हर स्टेप समझते जाना तभी समझ में आएगा भाई। पहला स्टेप तो ये था जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 होगी तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। अब 2 वाले गया तो यहाँ पे -1 आ गया, इंटीजर बाहर आ गया तो ये भी -1 होगा, ये भी -1, तो वैल्यू -2 होगी। अब इसकी वैल्यू -2 है, तो अगर इसकी वैल्यू -2 है तो साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स और पूरे का ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आप क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे भाई साहब इसकी वैल्यू तो -2 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये इंटीजर है तो ये बाहर आ जाएगा। तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 और साइन एक्स के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी, तो -1 -2 मतलब -3। तो हमारे पास इस फंक्शन का नाम मैंने अगर f(x) रख दिया तो हमारे पास एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो फाइनल वैल्यू आएगी जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 0 आएगी तो उस कंडीशन में जो f(x) की वैल्यू होगी वो -3 होगी। ये पहला वाला केस हमारे पास आ गया। तो पहले ये वाला केस अच्छे से नोट कर लीजिए, और अगर आपको डाउट है तो उसको बार बार पलट के देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो हमारे पास पहली बात तो ये हो गई कि जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 होगी तो f(x) की वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा अपन ने, ठीक है। मैं खूबचे में लिख लेता हूँ अपने भी रिमाइंड करने के लिए, तो मैं भूल जाऊँगा कि हमने पहला नंबर केस निकाला है कि जब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो -1 से लेके 0 है, 0 पे ओपन, तो उस कंडीशन में f(x) की वैल्यू जो है वो -3 है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया होगा अपन ने, अपन आगे बढ़ रहे हैं ना। इसको भी मैं अलग कर दे रहा हूँ, जगह चाहिए पड़ेगी मुझे। अपन करते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 देखो, पहला केस तो क्या था -1 से 0, दूसरा केस था जब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू जो है, साइन एक्स की वैल्यू आ जाए 0 से लेके 1। जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 आएगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। ये अपन पहले लिख चुके थे, सही है, यहाँ तक दिख रहा है अपन को। जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू 0 होगी। अच्छा, अब अगर ऐसा आ गया तो आगे अपन बढ़े। अब अगर हमारे पास ऐसा है तो साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स के बारे में आप क्या कहेंगे? तो भाई साहब इसकी वैल्यू तो 0 ही है, इसकी वैल्यू 0 है तो ये तो साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, और जब x 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 वाले पार्ट थे, साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। कब? जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी। अब तीसरा वाला पार्ट देखें, f(x) की वैल्यू देखें, ये 1/3 है। एक मिनट, एक छोटी सी गलती, f(x) की वैल्यू -3 नहीं आएगी, इसकी वैल्यू -3 आएगी। और f(x) जो था जब इसकी वैल्यू -3 पहले वाले केस में आएगी तो डिवाइड बाय 3 भी है, तो f(x) की वैल्यू जो है वो -1 आएगी। तो सुधार लो भैया। भाई अपन ने ये देखा था ना, मैं एक बार और यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। अपन ने ये देखा था जब साइन एक्स की वैल्यू जो होगी -1 से 0 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी -3। अब f(x) चाहिए तो आगे 1/3 और लगा है, तो f(x) की वैल्यू -1 होगी। तो ये लिख लीजिए, ये साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 है तो f(x) -1 होगा, है ना। फिर अपन सेकेंड पार्ट पे आए।
अब सेकंड वाले केस में हमारे पास ये था कि जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स 0 होगा। तो एक वाला पार्ट तो 0 हो गया, अब दूसरा दो वाले पार्ट लिए, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स। तो अब इसकी वैल्यू 0 थी तो ये साइन एक्स अकेला बचा, और इसकी वैल्यू भी 0 है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। अब तीसरे वाले केस में देखा तो भाई ये वाला जो पूरा आइटम है इसकी वैल्यू 0 है, तो 0 रखेंगे तो क्या बचेगा, साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 0, तो 0/3 क्या हो गया, 0, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो केस नंबर 2 हमें ये मिला कि जब हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेके 1 होगी, 0 पे क्लोज 1 पे ओपन, तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये हमारे पास केस नंबर 2 आया। नोट कर लीजिए इसको, मैं इसको भी साइड में लिख ले रहा हूँ कि जब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 होगी तो उस कंडीशन में एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन तीसरा वाला केस देखते हैं। इतना नोट कर लीजिए पहले, ये 2 केस हो गए, ये नोट कर लीजिए। चलिए अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, अब आगे देखते हैं मन कहानी। तो अब हम देखते हैं केस नंबर 3 पे, है ना। केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो एफ एक्स की वैल्यू हमने दी है, एफ एक्स की वैल्यू दी है 1/3 साइन एक्स का प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स, ये ऐसी कुछ गिवन है। अब केस नंबर 3 अपन ने लिया कि हमने कहा भैया जब साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो उस कंडीशन में साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। अब साइन एक्स 1 ही है, सब जगह साइन एक्स 1 डायरेक्ट ही पुट कर दो, तो ये हो गया 1/3 साइन एक्स 1 प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1 + 1 2 + 1 3/3 1, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो केस नंबर 3 हमारे पास आ गया, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने तीनों केस में एफ एक्स रीडिफाइन कर लिया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। अब जैसे ही आपने एफ एक्स रीडिफाइन किया तो अपन एफ एक्स लिख लेते हैं साइड में। हमने एफ एक्स क्या रीडिफाइन किया है, हमने कहा है कि जो हमारे पास एफ एक्स है इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। -1 कब होगी, जब साइन एक्स की जो वैल्यू है ये -1 से लेके 0 होगी, और एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0 जब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 होगी, और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 जब साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1। ये अपन ने फंक्शन किया रीडिफाइन। अब अपन आगे बढ़े। ये बेसिकली एफ एक्स क्या दिया था, y दिया था। अब हमसे बोला गया है, जो हम आगे बढ़े तो आगे हमें और भी इक्वेशन दी हुई है, बोला गया है y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, इसकी जो वैल्यू है ये 2 cos x है। तो अपन ऐसा करते हैं, अपन इस चीज़ को भी ले लेते हैं gx और इस चीज़ को अपन ले लेते हैं hx। अपन gx के बारे में बात कर लेते हैं। अब gx की जो वैल्यू है, gx की वैल्यू है y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, सही बात है। तो अपन केस बनाते हैं। अपन ने पहला केस लिया जब हमारे पास साइन x की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 0 होगी, तो y की वैल्यू तो -1 है, तो यह जाएगा -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, और ये y भी -1, तो -1 हो जाएगा -2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। फिर तीसरा केस अपन ने दूसरा केस लिया जब साइन एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 1 है, तो y की वैल्यू तो है 0, तो ये 0 और 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और y की वैल्यू 0, तो 0 + 0 हो गया 0। फिर तीसरा केस अपन ने लिया जब साइन एक्स की वैल्यू 1 है, जब साइन एक्स की वैल्यू जो है 1 है, जब साइन एक्स की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू ही 1 है, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1, और यहाँ भी 1 पुट कर देंगे, तो 1 + 1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ये अपन ने gx को रिडिफाइन कर लिया, सही बात है। तो अपन ने gx को रिडिफाइन किया तो gx की वैल्यू आ गई -2। देखो जरा एक बार, पहला केस लिया जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0 थी, तो y की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू -1 रखा, तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 और y की वैल्यू -1 -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2। दूसरा केस लिया जब साइन एक्स 0 से 1 है तो y की वैल्यू 0 है, जब साइन एक्स 0 से 1 है तो y की वैल्यू 0, तो ये चीज़ 0 और ये चीज़ 0, 0 + 0 आ गया 0। तीसरा केस लिया जब साइन एक्स इक्वल टू 1 है, साइन एक्स इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 पुट करेंगे, 1 + 1 आ गया 2,
तो हमारे पास जी एक्स रिडिफाइन हो गया कि जी एक्स की वैल्यू -2, 0 और 2 हो रही है जब साइन एक्स की वैल्यू -1 से 0, 0 से लेके 1 और साइन एक्स इक्वल टू -1। ये अपन ने जी एक्स ले लिया, यहां तक अपन नोट कर लें पहले, है ना। चलिए मैं जी एक्स को भी थोड़ी देर को खोपचे में नोट कर लेता हूं। तो जी एक्स की जो वैल्यू हमारे पास है, जी एक्स की वैल्यू है -2, 0, 1, 2। -2 कब है? जब साइन की वैल्यू है -1 से 0, 0 कब है? जब साइन की वैल्यू है 0 से लेके 1, और 2 कब है? जब साइन की वैल्यू है केवल 1। चलिए ये अपन ने जी एक्स निकाल लिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये अपन ने जो है ये जी एक्स लिया था, है ना। तो 2 cos x की वैल्यू अपन जी एक्स को सॉल्व करना है। अपन को सॉल्व करना है 2 cos x इक्वल टू जी एक्स को। अच्छा, 2 cos x इक्वल टू जी एक्स मतलब मैं cos x इक्वल टू जी एक्स बाई 2 ले लेता हूँ। फायदा ये होगा कि यहाँ पे 2, 0, -2 सब में डिवाइड हो जाएगा ये। तो अगर मैं ऐसा देखता हूँ, मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो cos x की वैल्यू यहाँ अपन 2/2 करेंगे तो क्या जाएगा? -1। कब? जब हमारे पास sin x की वैल्यू जो है वो है -1 से लेके 0। फिर जी एक्स की वैल्यू 0/2 क्या हो जाएगा? 0। कब? जब sin x की वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके 1, और 2/2 क्या हो जाएगा? 1। कब? जब sin x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1 से केवल 1। देखो भावना समझो भाई, जी एक्स की वैल्यू थी 2 तो जी एक्स बाई 2 की वैल्यू -1, जी एक्स की वैल्यू थी -2 तो जी एक्स बाई 2 की वैल्यू -1, जी एक्स की वैल्यू थी 0 तो जी एक्स बाई 2 की वैल्यू मतलब 0/2 की वैल्यू 0, जी एक्स की वैल्यू 2 तो 2/2 जी एक्स बाई 2 मतलब 2/2 हो गया 1। ये अपने पास cos x की वैल्यू आ गई। अब लगाओ अपन इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक नोट कर लीजिए, पहले यहां तक नोट कर लीजिए। देखो भाई, अब हमारे पास जो इक्वेशन बनी वो कुछ इस तरीके की इक्वेशन है जिसको अपन को सॉल्व करना है। मैं इसे ऊपर लिख लेता हूँ। बोला गया है cos x की वैल्यू होगी या तो -1 या 0 या 1। -1 जब होगी जब sin x की वैल्यू जो है वो होगी -1 से 0, और 0 जब होगी जब sin x की वैल्यू जो है वो है 0 से लेके 1, और 1 जब होगी जब sin x की जो वैल्यू है वो है 1। अब इस केस को अपन को सॉल्व करना है, बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। देखो या तो ग्राफ से कर लो या लाइन से कर लो। अपन जनरल क्वाड्रेंट मेथड, लाइन वाली मेथड से कर लेते हैं। ये है, यहाँ पे sin x की वैल्यू होती है 0 और यहाँ भी sin x की वैल्यू होती है 0, और यहाँ जो है sin x की वैल्यू होती है 1 और यहाँ पे sin x की वैल्यू होती है -1। ये तो साइन की कहानी है। cos के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे cos x की वैल्यू 1 होती है और यहाँ पे cos x की वैल्यू -1, यहाँ पे cos x की वैल्यू 0 होती है और यहाँ पे भी cos x की वैल्यू 0। अब एक एक केस करूँगा मैं इसमें, है ना। साइन की वैल्यू -1 से 0, तो -1 तो साइन की वैल्यू यहाँ होती है और 0 यहाँ होती है, तो -1 से 0 मतलब ये वाला पार्ट। अब -1 पे क्लोज है तो मैंने यहाँ डार्क लगा दिया, 0 पे ओपन है तो यहाँ मैंने हॉलो लगा दिया। अब बोला है जब इस इंटरवल में क्या cos x की वैल्यू कहीं -1 हो रही है, तो देखो भाई cos x की वैल्यू इस इंटरवल में -1 केवल यहाँ हो रही है इस वाली एक्सिस पे, लेकिन यहाँ तो हॉलो है, मतलब इस एग्जैक्टली इस इंटरवल में तो कहीं नहीं हो रही है। मतलब यहाँ इस पहले वाले केस में तो हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया। एक बार और समझिए भाई, sin x -1 से 0 तो -1 तो यहाँ है और 0 यहाँ है, तो -1 से 0 ये हो गया। दूसरा बोला गया -1 पे क्लोज है तो -1 पे डार्क लगा दिया, 0 पे ओपन है तो हमने 0 पे ओपन लगा दिया। अब बोला है इस इंटरवल में क्या cos x कहीं -1 हो रहा है, तो cos x -1 यहाँ होता है, लेकिन यहाँ हॉलो सर्कल है तो इसका सॉल्यूशन में नहीं आएगा, तो आंसर आ जाएगा नो सॉल्यूशन। तो पहले वाले केस का आंसर तो नो सॉल्यूशन आ गया। चलिए इसको अपन अलग कर देते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। अब अपन दूसरा वाला केस देखते हैं। अब बोला गया है sin x 0 से 1, तो sin x की वैल्यू 0 कहाँ होती है भाई, sin x की वैल्यू तो 0 यहाँ होती है और 1 यहाँ होती है, तो 0 से 1 यहाँ होगा। अब 0 पे है क्लोज तो 0 पे अपन ने डार्क लगा दिया, 0 पे डार्क लगा दिया, और 1 पे है ओपन तो 1 पे अपन ने जो है ये ओपन लगा दिया। बोला गया है इस इंटरवल में cos x की वैल्यू 0 कब होती है, तो भाई इस इंटरवल में cos x की वैल्यू 0 इस वाली एक्सिस पे होती है और वहीं पे हॉलो सर्कल है, तो वो उस पर क्या है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ पाएगा। भाई इस वाली एक्सिस पे होती है और वहीं पे हॉलो सर्कल है, मतलब वो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में हमारे पास जो आंसर आया वो नो सॉल्यूशन आया। तो ये दूसरा वाला केस हो गया। अब तीसरा वाला केस देखते हैं, इसको अलग कर देते हैं।
तीसरा वाला केस क्या कह रहा है, जरा ध्यान दो भैया। तीसरा वाला केस कह रहा है साइन एक्स की वैल्यू 1, तो भाई साइन एक्स की वैल्यू 1 तो केवल यहाँ पे होती है। क्या यहाँ पे कॉस एक्स भी 1 होगा? तो नहीं होगा, कॉस एक्स 1 तो यहाँ होता है, तो साइन एक्स 1 नहीं होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कोई सॉल्यूशन अपने पास नहीं आएगा। तो फाइनली इस क्वेश्चन ने कहा इस इक्वेशन के कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 0, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। बहुत ही मजेदार सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 43 नोट कर लीजिए। 44 देखिए जरा, पहले अपन लिखते हैं इसके बारे में। 44 क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में अगर हम बात करें तो बोला गया है एक फंक्शन हमारे पास है एफ एक्स हमारे पास है x का पावर 2n अपॉन x का पावर 2n इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x और इस पूरे का पावर 2n प्लस 1। अच्छा यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये है e का पावर 1/x माइनस e का पावर माइनस 1/x अपॉन e का पावर 1/x प्लस e का पावर माइनस 1/x। और ये चीज़ है जब x इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तब। जब x इक्वल टू 0 होगा तो इस फंक्शन की वैल्यू है 1। बोला गया ये फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा, इवन होगा, नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, ये कांस्टेंट होगा। तो भैया अपन को सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी है कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पहले आप वीडियो यहीं पे रोक लीजिए और ये क्वेश्चन एक बार आप अटेम्प्ट कीजिए। अटेम्प्ट करने के बाद जो है फिर आप आइएगा इसके डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने। तो अगर हम देखें तो बेसिकली एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स हो गया तो ऑड हो गया, और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स हो गया तो इवन हो गया। तो क्या होगा, तो देखो वैसे थोड़ा आसान सा लग रहा है मुझे ये x की पावर 2n मतलब इवन है। अगर मैं यहाँ माइनस एक्स रखूँगा, भाई x की पावर क्या है 2n, तो अगर मैं माइनस एक्स रखता भी हूँ तो माइनस एक्स का पावर इवन जो है वो माइनस खा जाएगा, तो x का पावर 2n ही बचेगा। मतलब ये जो x का पावर 2n है इसमें तो कोई समस्या प्रतीत नहीं हो रही है कि ये इवन ना होगा, ये तो इवन टाइप का होगा। अच्छा ये नीचे वाला जो है ये थोड़ा सा भी अपन देखें इस चीज़ को, ये x का पावर 2n इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x। अब सिग्नम फंक्शन ऑफ x तो जो है वो डिपेंड करता है x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगी। तो मान लीजिए सिग्नम फंक्शन ऑफ x, मैंने सिग्नम फंक्शन x की जगह माइनस एक्स रखा तो ये तो इवन ही होगा, x की पावर माइनस एक्स 2n, x की पावर 2n तो इवन ही होगा। अब उसकी पावर 2n प्लस 1 हो जाए तो भी कुछ दिक्कत नहीं, इवन होगा। सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, इवन होता है, ऑड होता है। तो यार सिग्नम फंक्शन तो ऐसा ग्राफ बनता है ना, तो ये कैसा हुआ, ये तो ऑड हुआ। अगर ये ऑड होता है मतलब अगर मैं यहाँ माइनस बाहर रखूँगा, ये माइनस रखूँगा, सिग्नम फंक्शन ऑफ माइनस एक्स रखता हूँ तो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा माइनस, और ये माइनस का पावर 2n प्लस 1 मतलब ऑड है तो वही माइनस बाहर आ जाएगा। तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में से तो माइनस बाहर आएगा। ये डिनोमिनेटर जो है इसका, ये न्यूमरेटर था, ये तो हमारे पास इवन था, और ये जो डिनोमिनेटर है ये पूरा का पूरा ऑड है। ये चीज़ अपन को क्लियर हो गई। चलिए कोई बात नहीं, अब अपन इसके बारे में बात करें। अगर यहाँ मैं x की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो ये हमारे पास e का पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस का ये प्लस हो जाएगा e का पावर प्लस 1 अपॉन एक्स, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा e का पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा e का पावर प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो डिनोमिनेटर में तो कोई चीज़ नहीं हुआ, न्यूमरेटर में e का पावर माइनस 1 अपॉन एक्स बाद में था तो पहले आ गया, मतलब ये पलट गया। देखो ये पहले था तो बाद में हो गया, ये बाद में था तो पहले हो गया। तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये माइनस का ये प्लस का मतलब एज इट इज़ ये बन जाएगा। मतलब पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है ये फंक्शन भी ऑड है। अब देखो ये ऑड है तो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, और ये ऑड है तो यहाँ से एक माइनस बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये पूरा फंक्शन जो है वो इवन हो जाएगा। तो ये जो पूरा फंक्शन आ गया ये इवन हो गया, और ये तो 1 है, x इक्वल टू 0 है ना, तो ये तो इवन हो गई। तो ये ओवरऑल पूरा फंक्शन हमारे पास एक इवन फंक्शन हो गया। इवन फंक्शन हो गया मतलब 44 का जो आंसर है वो बी हो गया। तो नोट कर लीजिए 44 का आंसर नंबर बी। हम क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि एक फंक्शन है, उसमें f ऑफ 1 की जो वैल्यू है वो है 1, और बोला गया है कि f ऑफ n की जो वैल्यू है, f ऑफ n की वैल्यू है 2 इंटू समेशन ऑफ f r
फॉर r इक्वल टू 1 से लेकर n-1, ऐसा है। अगर ऐसा है तो बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आर फॉर r इक्वल टू 1 से लेके m, इसकी वैल्यू निकालना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 की पावर m-1/2 ऑप्शन नंबर ए, 3 की पावर m ऑप्शन नंबर बी, 3 की पावर m-1 ऑप्शन नंबर सी, और 3 की पावर m-1 फिर बाहर आ जाओ तो -1/2 ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, तो आप इसको पहले एक बार ट्राई कीजिए, है ना। अच्छा, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश कीजिए कि हमें निकालना क्या है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखें तो बेसिकली हमें f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) अप टू f(m) निकालना है। मतलब हमें जो गिवन है ये दोनों पॉइंट, इससे हमें f(1), f(2), f(3), f(4) अप टू f(m) में कोई की वैल्यूज़ या उनमें कोई भी ऐसी सीरीज़ वगैरह जो रिलेशन है वो हमें समझ में आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको अपन थोड़ा सा बाद में करेंगे, पहले अपन सॉल्व करें। f(1) की वैल्यू है 1 और f(n) की वैल्यू है 1 से लेके n-1। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास है 2, है ना, और ये अंदर अगर अपन देखें तो अंदर हमारे पास है f(1) प्लस f(2) अप टू f(n-1). तो देखो इसमें खेल ये हो रहा है, जब आप यहाँ वैल्यू n पुट कर रहे हो ना तो इसका सम n-1 तक जाएगा, ये रिलेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ n की वैल्यू 2, तो जैसे ही मैंने 2 पुट किया तो फाइनल सम कहाँ तक जाना है? n-1 तक, 2-1 तक। तो कहाँ पे आकर रुक जाएगा ये? f(1) पे। तो f(1) की वैल्यू 2 ऑफ f(1), और f(1) कितना है? 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई f(2) की वैल्यू 2 आ गई। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? ये चीज़ समझिए भाई, जब यहाँ पे n है तो ये n-1 तक का समेशन करना है। जब यहाँ पे 5 होगा तो f(4) तक का समेशन करेंगे। जब यहाँ पे 6 होगा तो f(5) तक का समेशन करेंगे। जब यहाँ पे 2 होगा तो f(1) तक का समेशन करेंगे। तो f(1) मतलब केवल एक ही टर्म बचेगा, तो 2 ऑफ f(1), और f(1) की वैल्यू 1 है, तो ये f(2) की वैल्यू आ गई 2। तो ये नोट कर लीजिए। फिर मैंने यहाँ पे नोट कर लीजिएगा भैया यहाँ पे तक, है ना। फिर मैंने n की वैल्यू पुट करी 2, n की वैल्यू मैंने 2 पुट के बाद 3 पुट करी f(3). तो जैसे ही मैं 3 पुट करूँगा तो n-1, 3-1 क्या होता है? 2। तो ये चीज़ कहाँ तक जाएगी? f(2) तक। f(2) तक जाएगी तो ये हो जाएगा f(1) प्लस f(2), और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या है? 2, ये है। अब f(1) की वैल्यू कितनी थी? f(1) की वैल्यू 1 थी, और f(2) की वैल्यू 2 थी। तो ये हमारे पास कितना आ गया? f(3) 6 आ गया। तो हमने f(3) की जो वैल्यू ली वो 6 आ गई हमारे पास, ये हमने लिख दिया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। फिर मैंने f(4) की वैल्यू निकाली। f(4) की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू मैंने 4 पुट करी। n की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो कहाँ तक जाना है? n-1, 4-1, तो f(3) तक। तो ये हो जाएगा f(1) प्लस हो जाएगा f(2) प्लस हो जाएगा f(3). f(1) की वैल्यू कितनी है? 1, f(2) की वैल्यू 2, f(3) की वैल्यू 6, तो 6 + 2 8 + 1 9 × 2 18। तो हमारे पास f(4) की जो वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हमारे पास आ गई 18। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। f(5) वो भी निकाल लेते हैं। f(5) निकालिए। तो अगर मैं f(5) निकालता हूँ तो f(5) हमारे पास आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? 5-1 4 तक। तो ये f(1) प्लस f(2) प्लस f(3) प्लस f(4) यहाँ तक जाएगा। f(1) की वैल्यू कितनी है भाई? f(1) है 1, f(2) कितना है? 2, f(3) कितना है? 6, और f(4) कितना है? 18। सम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये हमारे पास 18 और 2 20, और 7 27 × 2 54। तो ये हमारे पास f(5) आ गया 54। अब देखो इतने ही निकालते हैं अपन, इतने में ही हमारे पास कोई रिलेशन जो है वो हमें मिल जाएगा। तो देखें अपन क्या रिलेशन मिला अपने लिए। f(1) की वैल्यू तो है 1, f(2) की वैल्यू है 2, मतलब ये लिखा है 2 × 1, फिर ये लिखा है 2 × 3, फिर ये लिखा है 2 × 9, फिर ये लिखा है 2 × 27। तो f(2) की वैल्यू है 2 × 3 का पावर 0, फिर ये है 2 × 3 का पावर 1, फिर ये 2 × 3 का पावर 2, फिर 2 × 3 का पावर 3।
ऐसी हमारे पास वैल्यू है। तो ऑब्वियस है अगर मैं एफ ऑफ एम के बारे में बात करूँगा तो एफ ऑफ एम की वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर m माइनस 2। देखो ना 2 था तो 0 आया मतलब 2 माइनस 2, 3 था तो 1 आया 3 माइनस 2, 4 था तो 2 आया 4 माइनस 2, 5 था तो 3 आया 5 माइनस 2। तो m है तो क्या जाएगा m माइनस 2, ये हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। तो पहले इतना अपन नोट कर लें, फिर जो निकालना है उसके बारे में अपन बात करें। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए अब हमें निकालना क्या है इसके बारे में अपन बात करें। हमसे बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ एफ आर फॉर आर इक्वल टू 1 से लेकर m। तो इसका मतलब ये है r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो f ऑफ 1, 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2, 3 पुट करेंगे तो f ऑफ 3 और अप टू m पुट करेंगे तो f ऑफ m आएगा। f ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 है, f ऑफ 2 की वैल्यू है 2 इंटू 3 का पावर 0, फिर 2 इंटू 3 का पावर 1, फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 का पावर m माइनस 2, ये आ जाएगा। तो अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ से अपन 2 ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 3 का पावर 0 मतलब 1 प्लस 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 अप टू 3 का पावर m माइनस 2। तो भाई ये तो हमारे पास एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म का वैल्यू 1 है, कॉमन रेशो की वैल्यू 3 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर एफ ऑफ 2 से एफ ऑफ m मतलब m माइनस 1। भाई ये टोटल टर्म्स m थी, उसमें से बस ये वाला छोड़ा है तो एक कम हो गया, तो m माइनस 1 टर्म्स हमारे पास हो गए। तो यहाँ तक पहले नोट करें भाई, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। तब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम ऐसे आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे अपन जीपी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये 1 तो ज्यों का त्यों रहेगा, बाहर 2 ज्यों का त्यों रहेगा, अंदर आएगा। अंदर हो जाएगा a दैट इज 1 इंटू r मतलब r का पावर n ना, तो 3 का पावर m माइनस 1, r की पावर ये होता है ना a इंटू r का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, और r की वैल्यू है तो 3 माइनस 1। तो ये 3 माइनस 1 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 3 का पावर m माइनस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 3 का पावर m माइनस 1। तो अगर मैं इसका ऑप्शन देखूँ तो इसका ऑप्शन है हमारे पास C। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया है एफ एक्स की वैल्यू है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46 जो है एफ एक्स की वैल्यू है x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोला गया है f ऑफ x, ये कितने टाइम्स है, ये है n टाइम्स। तो इसकी वैल्यू जो क्या होगी, अच्छी बात है। चलिए अपन निकालने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखें f ऑफ एफ एक्स, तो x की जगह एफ एक्स पुट करना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन 1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट। वैल्यू पुट करूंगा तो ऊपर तो आ जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो हम देखेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर का अंडर रूट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल होंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। ये एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये हमारे पास एफ ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। अच्छा, एफ ऑफ एफ एक्स के बाद अगर मुझसे बोला जाएगा एक और, इतना नोट कर लिया अपन ने, मैं यहीं बता रहा हूँ, अगर एक और एफ ऑफ एक्स होगा तो यहाँ पे जहाँ x था वहाँ पे अपन एफ ऑफ एफ पुट करेंगे, और एफ ऑफ एफ में कुछ नहीं है, बस यहाँ नीचे 2 है, यहाँ नीचे 2 है, ये है ना कहानी, है ना। ऊपर तो x ही है, नीचे 1 प्लस 2x स्क्वायर है। तो ये हमारे पास 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 3x स्क्वायर। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स के बारे में बात करूं तो क्या इसकी वैल्यू 1 प्लस 3x स्क्वायर होगी। भाई देखो, ये x अपॉन दिस, फिर इसका स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर,
तो यहाँ चला गया तो 1 + 2x² + x² 1 + 3x² हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 बार जब f होगा तो इसकी वैल्यू हमारे पास ही आ जाएगी, तो ये f ऑफ fx हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 कर रहे हैं अपन, है ना। तो जब 3 है तो यहाँ पे 3 है, सही है, हो गया ख़त्म। जब यहाँ पे 2 बार f थे तो यहाँ 2 था, 3 बार f है तो 3 होगा। जब यहाँ पे ये जो हमारे पास n टाइम्स f होगा, f ऑफ f n टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा x/√1 + nx²। अच्छा, n को मैं ऐसा लिख सकता हूँ समेशन ऑफ 1 r = 1 से लेके n, इसकी वैल्यू n होती है, तो यहाँ r की जगह मैं n की जगह मैंने ये लिख दिया। जैसे ही मैंने ये लिखा तो मेरे पास ऑप्शन नंबर बी आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन, हाँ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 46 अपना हो चुका है। अपन क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 47 देखता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 47 में f एक फंक्शन दिया है, ये दिया है r से लेके r, और fx की वैल्यू दी है 2x + mod ऑफ cos x। बोला गया ये कैसा होगा, 1 1 on 2 होगा, 1 1 into होगा, many 1 on 2 होगा, many 1 into होगा। तो पहले बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपने ट्राई कर लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जब हमारे पास cos x की वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2x + cos x, और जब cos x की वैल्यू होगी नेगेटिव तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2x - cos x। अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 - sin x जब cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये हो जाएगा 2 + sin x जब cos x की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब कुछ भी हो, sin x की वैल्यू तो -1 से +1 ही होती है। अगर मैं यहाँ वैल्यू +1 रखता हूँ तो 3 आएगी, -1 रख रहा हूँ तो 1 आएगी, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ वैल्यू +1 रख रहा हूँ तो 1 आएगी, -1 रख रहा हूँ तो 3 आएगी, मतलब ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो f' की वैल्यू सभी केसेस में ऑलवेज पॉजिटिव है। तो f(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब ये कैसा हो गया, 1 1 तो हो ही गया, तो 1 1 तो क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ देखें भाई, इसकी रेंज तो ऑल रियल नंबर होगी और ये हमेशा -1 से +1 के बीच में आएगा। तो -1 से +1 में एक नंबर हमेशा ऐड होता जाएगा, तो इस ओवरऑल फंक्शन की रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, हमेशा 0 से 1 आएगा, और इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी डिपेंडिंग ऑन, घटती जाएगी डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें जो भी वैल्यूज आएगी बस 0 से 1 का एक नंबर ऐड होगा, तो उससे रेंज में ऐसा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कि रेंज जो है वो डाउन हो जाए, है ना। या फिर अपन ऐसा देखें, अब ये 1 1 फंक्शन हो गया, ऑल रियल नंबर है, 1 1 फंक्शन हो गया। तो जब 1 1 फंक्शन हो गया तो इसकी मैक्सिमम f∞ और f-∞ पे वैल्यू चेक करें। भाई 1 1 फंक्शन है तो या तो पॉजिटिव है ना, इंक्रीजिंग है, तो ये मिनिमम वैल्यू -∞ पे आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ∞ पे आएगी। तो -∞ पे ये वैल्यू -∞ होगी, ये 0 से 1 के बीच में होगी, सम आ जाएगा -∞। +∞ पे वैल्यू इन्फिनिटी होगी, ये 0 से 1 के बीच में होगी, आंसर आ जाएगा +∞। तो इसकी रेंज भी -∞ से +∞ हो रही है, मतलब ये हमारे पास ऑन टू भी है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया 1 1 ऑन टू, मतलब हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो 47 का आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ गया, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अपना 47 हो चुका है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। क्वेश्चन नंबर 48 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 48 में जो f(x) है, इसकी वैल्यू हमारे पास है x³ + x² + 3x + sin x, और f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, ये हमारे पास है। अगर ऐसा है तो हमसे बोला गया है कि भाई आपको ये बताना है ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 into होगा, many 1 into होगा। चलिए करते हैं। तो अपन पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x² + 2x + 3, और ये sin x का हो जाएगा + cos x। ये होगा ना भाई, 3x² + 2x + 3, और ये हमारे पास हो जाएगा + cos x। सही है। अब बोला गया है कि ये हमारे पास जो फंक्शन आया है, ये फंक्शन ये f' आया, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये कैसा होगा, ये बड़ी समस्या है इसको, क्योंकि इसमें cos x भी है। तो हम ऐसा करते हैं, अपन कह देते हैं भाई अपन इसका ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं, है ना।
दोनों के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसके बारे में हम बात करें, इसके बारे में ग्राफ भी ना बनाए, बात करें। इसका जो डी हमारे पास होगा वो होगा बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस ऑफ 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 36 माइनस 4 मतलब माइनस 32। अब इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो होती है -3/2। भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -d/4 है, तो माइनस डी इज 32 और 4 है मतलब 4 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ गया 8/3। देखना भाई साहब 8/3, 8/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.6 के आसपास। तो अब बात यह है कि ये वैल्यू की मिनिमम वैल्यू 2.6 हो रही है, तो इसकी वैल्यू जो भी होगी 2.6 से तो बड़ी होगी, है ना। तो ये वैल्यू जो है, ये वाली जो हमारे पास चीज़ आ रही है, ये है 2.6 से बड़ी, और ये वैल्यू है -1 से लेके +1, इन दोनों का है सम। तो भैया ऐसा है, अपन ये पॉजिटिव होगा और जब ये 0 से 1 में पॉजिटिव होगा तो आंसर पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, ये -1 से 0 होगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ही -1 ही आ रही है, मतलब इसे सब्ट्रैक्ट होगा तो -1 ही सब्ट्रैक्ट होगा, -1 ही सब्ट्रैक्ट हो तो भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। एक बार और समझ लीजिए इस चीज़ को। भाई हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, हमने इसका डी निकाला, -d आ गया -32, इसकी मिनिमम वैल्यू -d/4 है मतलब 8/3, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है हमारे पास जो है कितनी आ जाएगी, 2.6 के आसपास आ जाएगी। तो हमने कहा भाई इसकी जो वैल्यू है इसकी, चलो इतना नोट कर लिया, अब इसको अपन फिर से समझते हैं आगे की चीज़। ये वाला जो पार्ट है इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 2.6 हो रही है, मतलब जो भी वैल्यू होगी वो 2.6 से बड़ी होगी, और इसकी वैल्यू जो है वो -1 से +1 हो रही है। तो हमने कहा जब इसकी वैल्यू 0 से लेके 1 हो जाएगी, पॉजिटिव या 0 होगी, तो उसको अगर 2.6 से बड़े आइटम में प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। लेकिन जब इसकी वैल्यू -1 से 0 होगी और जब इसे 2.6 से बड़े आइटम में प्लस करेंगे तो भाई मैक्सिमम आप कितना माइनस कर पा रहे हो, -1, और 2.6 में से आप -1 माइनस कर भी दोगे तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो भी वैल्यू पॉजिटिव हो रही है। इसका मतलब ये है इस एवरेज एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो रही है, एवरेज एक्स हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, तो एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। तो हमारे पास ये फंक्शन आ गया 1, चलो भाई, तो पहली चीज़ तो 1 आ गया। अब 1 आ गया तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन्फिनिटी पे होगी और मिनिमम वैल्यू जो है वो -इन्फिनिटी पे होगी। तो इन्फिनिटी पे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी और प्लस समथिंग तो इन्फिनिटी, और -इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू -इन्फिनिटी प्लस समथिंग तो -इन्फिनिटी। तो इसकी रेंज भी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर ही है। तो ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी होगा, तो ये फंक्शन होगा 1 ऑन टू। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर है वो 1 ऑन टू, इसका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 48 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 अपना हो गया है। अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 बहुत ही प्यारा सवाल है, पहले आप इसको ट्राई कीजिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। बोला गया है एक फंक्शन है एफ एक्स, ये हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, प्लस है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1, प्लस है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 2, और अप टू है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस 99। अगर ऐसा है तो बोला गया है एफ ऑफ √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एफ ऑफ √2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी। चलिए अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व अपन करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी है यूज़ करके। अपन एक चीज़ पढ़ी थी कि x प्लस इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट होता है तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल पार्ट ही x ही होती है। भाई 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 और 1.2 प्लस 5 कर दो तो उसका भी 0.2, तो ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो अगर अपन देखें तो इसकी वैल्यू क्या होगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगी, इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगी, इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगी और इसकी वैल्यू भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के इक्वल होगी। अब हमें कैलकुलेट ये करना है कि कितने बार आपने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख दिया। तो देखो भाई 1 से लेके 99 तक तो ये लिखा था और एक ये है तो 100 टाइम्स लिख दिया, तो ये हो गया 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये आ गया हमारे पास fx। अब हम अगर f ऑफ √2 की वैल्यू निकालते हैं तो f ऑफ √2 तो है ये हमारे पास 100 और ये है 1 √2 का फ्रैक्शनल पार्ट।
√2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1.414 के लगभग होती है, तो इसकी वैल्यू 0.414 होगा, मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 100 करेंगे तो वैल्यू 4.4 समथिंग आएगा ना, तो 1.4 पॉइंट समथिंग है ना, पॉइंट हमारे पास समथिंग जो है ये एफ ऑफ √2 की वैल्यू आ जाएगी। अगर एफ ऑफ है ना 1.414 होती है, सही है, तो इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.414 आ जाएगा, बाहर 100 है तो ये 41 पॉइंट 2 पॉइंट आगे जाएगा, 41.4 समथिंग आएगा। और अगर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बोला गया है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 41 आ जाएगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 41। तो 49 का जो आंसर है हमारे पास वो है सी। तो 49 इजी लगा अपन को, आंसर इसका सी है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे बोला गया है कि इफ मॉड ऑफ cot x प्लस cosec x इक्वल टू है मॉड ऑफ cos cot x प्लस मॉड ऑफ cosec x फॉर ऑल x की वैल्यू है 0 से लेके 2 पाए, बोथ क्लोज। तो बोला गया है कि देन द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 0 से पाए बोथ क्लोज, 0 से π/2 0 पे ओपन, π/2 पे क्लोज, 0 से π/2 0 पे ओपन, π/2 पे क्लोज, यूनियन 3π/2 से 2 पाए, 3π/2 क्लोज, 2 पाए पे ओपन, और डी ऑप्शन है π से 3π/2 यूनियन 7π/4 से 2 पाए, जिसमें 3π/2 7π/4 और 2 पाए पे ओपन है। तो भैया चलो इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो जब कोई बात समझ में नहीं आ रही तो इतनी बात तुम्हें पता है कि मॉड गायब करने का केवल एक ही तरीका होता है, हम स्क्वायर कर दें। मैंने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया तो अपन को पता है मॉड ऑफ x का स्क्वायर जो है वो x स्क्वायर के बराबर ही होता है। तो यहाँ तो a प्लस बी का स्क्वायर डायरेक्ट लग गया, तो ये हो गया हमारे पास cot स्क्वायर x प्लस cosec स्क्वायर x प्लस 2 इंटू कॉट एक्स इंटू cosec x। देखो यहाँ पे अपन करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ cot x का स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर x प्लस मॉड ऑफ cosec x का स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर x प्लस 2 इंटू मॉड ऑफ cot x इंटू मॉड ऑफ cosec x। तो ये दोनों चीज़ें तो कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया भैया cot x इंटू cosec x इक्वल टू हमारे पास आ गया cot x का मॉड इंटू cosec x का मॉड। अब देखो भैया, देखो पहली बात तो ये है ये दोनों इक्वल जब होंगी जब इनकी वैल्यू 0 हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि सेम साइन से ओपन हो जाए। तो मान लो अपन देख लेते हैं, है ना, अपन कहें फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले मैं 0 की बात करता हूँ, 0 इसके सॉल्यूशन में होगा कि नहीं होगा। तो 0 रखने पे cot 0 तो इसका डोमेन में ही नहीं होगा क्योंकि cosec तो 0 डोमेन में होता ही नहीं है। तो 0 पे तो अपन ने हॉलो सर्कल लगा दिया। अब मैं गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से लेके π/2 नहीं गया, 0 से π/2 पे मैं गया तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो सब सेम साइन के साथ ओपन होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव तो इक्वल हो जाएंगे। तो ये पूरा आंसर में है। अब मैं आया π/2 पे, π/2 पे cot क्या होता है, π/2 पे cot 0 होता है, cosec 1 होता है, तो ये जाएगा 0 और cot 0 होगा, cosec 1 होगा, ये भी 0, तो π/2 इसके आंसर में हो सकता है। तो यहाँ अपन ने डार्क लगा दिया। अब मैं आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में हमारे पास केवल साइन पॉजिटिव होता है, मतलब cosec पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आंसर आएगा, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव कुछ हो नहीं सकता, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट तो आंसर में नहीं आएगा। चलिए आगे आते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे आए अपन, ये वाली पॉइंट, ये क्या है, पाए पे जो है cosec डज नॉट एग्जिस्ट होता है, इसके डोमेन में नहीं होगा, तो यहाँ भी आ गया हॉलो सर्कल। अब इस वाले इंटरवल में, थर्ड इंटरवल में, थर्ड में हमारे पास tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो cot तो पॉजिटिव हो जाएगा बट cosec नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा लेकिन इस तरफ पॉजिटिव आएगा, तो ये भी इंटरवल जो है आंसर में नहीं आएगा। फिर अपन फोर्थ में आए, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा इस पर बात करें, ये होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन देखें 3π/2 पे cot तो 0 होगा और cosec -1 होगा, सही है ना, ये 0 होगा और ये -1, तो ओवरऑल 0,
ये भी ओवरऑल 0, तो ये इसके आंसर में आएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें अपन, तो फोर्थ पे क्या कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉट भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, तो ये भी आंसर में आएगा। तो अगर अपन देखें तो हमारे पास ये पूरा इंटरवल एक्सेप्ट 0 आंसर में आया है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 3π/2 होगा, यहाँ पे 0 होगा, या 2π कह सकते हैं, 2π होगा, और यहाँ पे π/2 होगा। तो हमारे पास जो इंटरवल आंसर में आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 3π/2 से लेके 2π। एक तो आंसर आ जाएगा 3π/2 से लेके 2π, 3π/2 पे क्लोज यूनियन, 2π पे ओपन, और दूसरा जाएगा 0 से लेके π/2, 0 से लेके π/2, 0 पे ओपन और π/2 पे क्लोज। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ होंगी जो इसको सेटिस्फाइड करेंगी। तो हम देखें ये कौन सा आंसर है, ये हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर नंबर सी आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया है। अब देखो एक चीज़ आप समझिए कि ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 50 जो किया है, ये वाली चीज़ आपको क्लियर पता होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आया। एक बार और देखिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अपन ने देखा, भाई इसको और ऐसा समझें, इस तरफ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये वाली चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये मेथड ये हो गई ना। थोड़ा और इसको सस्ते में समझने की कोशिश करें, तो सस्ते में अपन और इसको समझें। तो सस्ते में समझने का तरीका इसका ये है कि भाई देखो ये वाली चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव हैगी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये पॉजिटिव होगी या 0 होगी। तो ये वाली चीज़ भी ऑलवेज पॉजिटिव या 0 होनी चाहिए। तो अपन 0 पे बात करें। पहले अपन ने 0 पे बात करी, तो हमने कहा भाई इसकी वैल्यू 0 कब होगी, तो कॉसेक तो कभी 0 होगा ही नहीं। इसकी वैल्यू जब होगी जब कॉट 0 होगा, और कॉट 0 कब होता है, कॉट 0 होता है π/2 पे। तो इसका मतलब π/2 और 3π/2 तो इसके सॉल्यूशन में आ गया 0 से। तो ये चीज़ हो गई। फिर अपन आए पॉजिटिव पे, इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। ये पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब ये दोनों पॉजिटिव कब होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दोनों नेगेटिव कब होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और फोर्थ आ गया। तो फर्स्ट और फोर्थ अपना पूरा आंसर आ गया। अब अपन इस पे चेक करेंगे ये वाला 0 या पाई। तो 0 या पाई पे जो है, 0 पे या 2π पे ये कॉसेक डिफाइन ही नहीं होता है। तो ये हमारे पास जो है ओपन इंटरवल आ जाएगा। तो हमारे पास ए वाला केस आ गया 3π/2 से लेके 2π, 2π पे ओपन, और ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, 0 पे ओपन। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास आ गया एक तो 3π/2 से लेके 2π, इस पे ओपन इस पे क्लोज, यूनियन 0 से लेके π/2, 0 पे ओपन और π/2 पे क्लोज। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, और ये आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 हो गया। तो अपन ब्लैक बुक का लेक्चर नंबर 5 पढ़ रहे थे। आज अपन ने क्वेश्चन नंबर 41 से 50 किया। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।